नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है MBBR मीडिया, मूविंग बेड बायोरिएक्टर मीडिया। RAS में बायोफिल्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक तरह से कह सकते हैं हार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर बायोफिल्टर ठीक तरह से नहीं चलेगा तो आप किसी भी हालत में कभी भी RAS को सफलतापूर्वक और प्रॉफिटेबल तरीके से नहीं चला पाएंगे। बायोमीडिया हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिलिंड्रिकल और राउंड बायोमीडिया की बात करेंगे और ये इनके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरह से आप इसका चयन करें। ये हमारे यहाँ एक बायो फिल्टर है जिसमें इस तरह से ये मैच्योर्ड बायोमीडिया आपको दिख रहे हैं। जब मैच्योर होते हैं तो कुछ कुछ इस तरह के दिखने लगते हैं, डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी तरह से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो चुकी है। इस तरह के बायोमीडिया के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। मूविंग बेड बायोरिएक्टर मीडिया, हियर वी गो। शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। MBBR प्रणाली मुक्त फ्लोटिंग मीडिया का उपयोग करके एक उन्नत उच्च दर पर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जल का उपचार करने की प्रक्रिया है, जिसमें सक्रिय जैविक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जैविक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। ये नाइट्रोजन वेस्ट को अपने भोजन की तरह इस्तेमाल करके उसका निस्तारण करते हैं और उसे कम हानिकारक पदार्थ में, यानी कि नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इस तरह के मीडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं विभिन्न तरह के हैं, इनका अलग अलग उपयोग है। ये अलग अलग सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, तो जिस तरह का उपयोग होगा उस तरह से इनका चयन किया जाएगा। MBBR प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया फ्लोटिंग मीडिया ही है, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया, जो बैक्टीरिया के विकास के लिए एक वॉल्यूम में बहुत बड़ी सतह का क्षेत्र प्रदान करता है। ये वाहक तत्व यानी कि मीडिया बिना रुके गति में रहते हैं और इस तरह से जो उनकी उपलब्ध सरफेस एरिया होता है, यानी कि सतह क्षेत्र होता है, वो हमेशा जो अपशिष्ट जल है उसके संपर्क में रहता है। इसीलिए मीडिया के पूरे सतह क्षेत्र पर एक समान तरह से जैविक विकास होता है और ये यूनिफॉर्म विकास जो है यही बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। इन वाहक तत्वों की निरंतर गति एयर डिफ्यूज़र्स के माध्यम से रिएक्टर के अंदर आपूर्ति किए हुए हवा के बुलबुले द्वारा संचालित होती है। हम लोग हवा को अच्छी तरह से अंदर बुड़बुड़ाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मीडिया है ये उसमें फ्लोटिंग बिल्कुल रहते हैं, फ्लूइडाइज्ड रहते हैं, एक तरल पदार्थ की तरह बिहेव करने लगते हैं। देखिए इसमें नीचे से हवा छोड़ी जा रही है और ये लगातार मूवमेंट में रहते हैं। ये एरोबिक रिएक्टर का गुण है। MBBR मीडिया नॉन क्लॉक टाइप के होते हैं और सेल्फ क्लीनिंग होना इनका बहुत ज़रूरी है। इनकी डिज़ाइन ऐसी रहती है कि इसमें वॉइडेज बहुत रहे, यानी कि किसी जगह पर अगर आप इसको रखेंगे तो उसमें पहले जो प्रवाह दर चल रहा था वो प्रवाह दर लगभग वैसा ही रहना चाहिए। इनके प्रेजेंस से वो प्रवाह दर में कमी नहीं होनी चाहिए, उसको वॉइडेज बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और समय की जब अवधि बीतती है, यानी कि कालांतर में जो इसके स्पेसिफिक एरिया है वो धीरे धीरे ख़त्म भी होते जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, जिससे सिस्टम विफल ना हो, क्योंकि इससे सिस्टम फेल कर सकता है। मीडिया के अंदर जो फंसे हुए ठोस जैव पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए जो एरेशन सिस्टम हमारा होना चाहिए वो भी इनको ऐसा ऊर्जा की खपत हो जो कम से कम हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें खर्चे कट करने होते हैं, इसलिए हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी तरह से हम अपने खर्चे को कम करें। एक बड़ा सतह क्षेत्र अधिक संख्या में बायोफिल्म बनाने वाले सूक्ष्म जीवों की अनुमति देता है, जिससे उसके नाइट्रोजनस वेस्ट की उपचार करने की दक्षता में सुधार होता है, यानी कि हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। मीडिया का आकार और साइज़ हाइड्रोलिक विशेषताओं, मिश्रण दक्षता और बायोफिल्म विकास को निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न मीडिया आकार जैसे गोलाकार, बेलनाकार या अनियमित आकार, सतह क्षेत्र, उनका वॉइडेज और प्रवाह वितरण के संदर्भ में अलग अलग लाभ प्रदान करते हैं। उचित हाइड्रोलिक अवधारण समय निश्चित करने के लिए मीडिया का आकार सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए, जिससे जो कल्चर का जल है वो बायोफिल्म के साथ अच्छा और पर्याप्त संपर्क बनाए रहे। ये बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि प्रॉपर हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होना चाहिए। अगर मीडिया ऐसा है जो इसको नहीं दे पाता, पानी निकल जाएगा जल्दी से और वो फिल्म उस पर एक्ट नहीं कर पाएगी। सबसे उपयुक्त मीडिया का चयन विशिष्ट जल उपचार की आवश्यकताओं, सिस्टम की डिज़ाइन और उससे हम कैसा उपचार के बाद परिणाम लेना चाहते हैं इस पर निर्भर करेगा। और प्रत्येक मीडिया का प्रकार, उसके प्रो एंड कॉन्स होते हैं, उनको समझना और उसका मूल्यांकन करना और एक बिल्कुल इन्फॉर्म निर्णय लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको किसी एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। द्रवीकरण बिस्तर यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेड, ये एक ऐसी फिजिकल फिनोमेना है, यानी कि भौतिक घटना है जो तब घटित होती है जब एक ठोस कण पदार्थ आमतौर पर एक धारण करने वाले बर्तन के अंदर सही परिस्थितियों में होता है। कैसी परिस्थिति? ताकि यह तरल पदार्थ की तरह व्यवहार कर सके, यानी है तो वो सॉलिड लेकिन वो व्यवहार तरल पदार्थ की तरह कर रहा है। द्रवीकृत बिस्तर प्राप्त करने का सामान्य तरीका दबाव युक्त द्रव को कणों में पंप करना है, यानी कि या तो आप फ्लूइड को पंप कर रहे हैं या तो हवा को पंप कर रहे हैं, वो उस वेसल में आप पंप करें जिससे उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से मूव करे कि लगे कि वो बिल्कुल तरल पदार्थ की तरह बिहेव कर रहे हैं। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लास्टिक मीडिया एमबीबीआर मीडिया का सबसे आम प्रकार है जो उच्च घनत्व पॉलीथीन यानी एचडीपी या पॉलीप्रोपिलीन यानी पीपी से बना हुआ होता है। वर्जिन का मतलब है वो बिल्कुल फ्रेश और नए पदार्थ से बना है, किसी रिसाइकिल्ड मटेरियल से नहीं बना है। दूसरा, फोम मीडिया एक हल्का और छिद्रपूर्ण पदार्थ होता है। ये हल्का होता है बहुत, इसको घुमाने के लिए और इसमें मिक्सिंग करने के लिए इसमें कम ऊर्जा की खपत होती है। हाइब्रिड मीडिया भी हो सकता है जो अपना बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए दो तरह की चीज़ों से बने, उदाहरण के लिए कि अगर सेंटर में कोई एक कोर हो वो अलग हो, प्लास्टिक का हो, और जो बायोफिल्म वाहक है वो किसी और मटेरियल का बना हो। क्रॉस लिंक पीई मीडिया भी होता है जो स्थायित्व और ताकत बढ़ाने के लिए क्रॉस लिंकिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से तमाम मटेरियल के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल होता है, इसमें देखिए एक्सटर्नल फिन है और मजबूती के लिए भी इसमें देखिए बीच बीच में इनको जोड़ा गया है और वॉइडेज का भी ध्यान रखा गया है ताकि ये किसी भी तरह से पानी के बहाव को कम ना करे और क्लॉग भी ना हो। ये देखा गया है कि एमबीबीआर मीडिया की बाहरी सतह पर विकसित बायोफिल्म आंतरिक शून्य सतह यानी कि जो अंदर की सतह होती है उस पर विकसित होने वाले बायोफिल्म की तुलना में विभिन्न कारणों से आसानी से निकल जाता है, यानी सरफेस पर जो बायोफिल्म बनती है वो स्लाउड ऑफ हो जाती है। इसको बचाने के लिए टोटल जो सरफेस एरिया है और जो प्रोटेक्टेड सरफेस एरिया यानी कि अंदर वाली, उन दोनों के बीच में एक रेशियो होना बहुत ज़रूरी है जो बायोमीडिया की एफिशिएंसी और एफिकेसी को निर्धारित करती है। ये लगभग 75% होना चाहिए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो आपके पास है उसका 75% वो अंदर प्रोटेक्टेड वाला रहे। नहीं तो बायोमीडिया पर बायोफिल्म बनती रहेगी और वो जल्दी जल्दी निकलती रहेगी क्योंकि उस पर तमाम तरह के फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते रहते हैं जब वो मूव करता है। मीडिया में ऐसा घनत्व होना चाहिए जो इसे रिएक्टर में स्थिर या तैरे बिना निलंबित रहने की अनुमति दे। यह मीडिया और कल्चर वाटर के बीच प्रभावी मिश्रण और संपर्क को सुनिश्चित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पानी का संपर्क बायोफिल्म से होना चाहिए, एक खास रिटेंशन टाइम उसका होना चाहिए और वो वहाँ पर तभी अच्छी तरह से काम करता है। डेंसिटी को प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ये एक पूर्ण मात्रा होती है। विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सामग्री के घनत्व और पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होता है, जहाँ ये सबसे ज़्यादा घना होता है, इसका मान 999.974 kg पर घन मीटर माना जाता है। इसके रेशियो को बोलते हैं, यानी कि मोटा मोटा 1 मान सकते हैं, उसके रेशियो को बोलते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रिलेटिव है। वॉइडेज यानी कि खाली स्थान, शून्यता, इसका तात्पर्य मीडिया के भीतर रिक्त स्थान के प्रतिशत से है। पूरे रिएक्टर में पर्याप्त ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए और अपशिष्ट जल प्रवाह के अच्छे वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जो इष्टतम वॉइडेज होना बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 95% से ऊपर होनी चाहिए। कई मीडिया हैं जो 98% वॉइडेज देते हैं, वो बहुत अच्छा माने जाते हैं। भरने की डिग्री
रिएक्टर वॉल्यूम के प्रति घन मीटर आवश्यक एमबीबीआर मीडिया की मात्रा को संदर्भित करती है, जिसे रिएक्टर वॉल्यूम के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 1000 लीटर की जगह है, तो आप उसमें कितना भरेंगे मीडिया ताकि वो अच्छी तरह से मूव कर सके, मिक्स हो सके, उसमें पानी का रिटेंशन टाइम भी अच्छा मीडिया को मिल सके। इसलिए हमको मीडिया का फिलिंग रेंज मालूम होना चाहिए, जो 25 से 55% के आसपास होता है, और ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। भराव अनुपात, इसके सतह क्षेत्र, मीडिया के आकार, बरकरार रखी गई बायोफिल्म की मात्रा और उस पर बनी बायोफिल्म की मोटाई, बायोफिल्म की मोटाई के कारण जो वज़न प्राप्त होगा उससे उसका डिफ्यूज़न ग्रेडियंट कैसा हो जाएगा, इन सब पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इन सब से एमबीबीआर रिएक्टर की रिमूवल एफिशिएंसी घट सकती है। एमबीबीआर मीडिया का शेप और साइज़ हाइड्रोलिक विशेषताओं, मिश्रण दक्षता, बायोफिल्म के विकास को निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न मीडिया आकार जैसे गोलाकार, बेलनाकार या अनियमित, सतह क्षेत्र, शून्यता और प्रभाव वितरण, इन सब के संदर्भ में अलग अलग लाभ मिलते हैं। हम लोग अपने दिमाग से इस तरह से चयन करना है कि हम सबसे बेहतर लाभ ले सकें। उचित हाइड्रोलिक अवधारण समय सुनिश्चित करने के लिए मीडिया के आकार का सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए, जिससे कल्चर वाटर और बायोफिल्म के बीच में अच्छा और पर्याप्त संपर्क हो सके। कुशल एमबीबीआर प्रक्रिया के लिए बायोफिल्म की विशेषताएं और इसका नियंत्रण किसी भी एमबीबीआर प्रक्रिया की दक्षता के लक्ष्य अपशिष्ट मेटाबोलाइट के बायोडिग्रेडेशन के लिए एमबीबीआर मीडिया पर सक्रिय सूक्ष्म जीव की कॉलोनी की उच्च मात्रा को बनाए रखने पर निर्भर होती है। यानी कि जो हमारा सरफेस एरिया है उस पर बहुत अच्छी तरह से एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी जो बनती है उसे हम रिटेन कर सकें अच्छी तरीके से, इस बात पर सारा हमारी दक्षता इसकी निर्भर करेगी। इस प्रकार एमबीबीआर मीडिया का अत्यधिक कुशल और सक्रिय बायोफिल्म का होना सबसे महत्वपूर्ण है। बायोफिल्म की विशेषताएं जैसे प्रसार यानी कि डिफ्यूज़न, सबस्ट्रेट ग्रेडियंट, बायोमास का उसमें क्या हमारा अटैचमेंट है और किस तरह से वो डिटैच हो रहा है, बायोफिल्म की मोटाई, इसके ग्रोथ का नियंत्रण, इसकी संरचना, और इस संरचना के अंदर माइक्रोबियल कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं यानी स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, वो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं, ये अगर आप इन सब का अच्छी तरह से अध्ययन करके और चयन करेंगे तब आपका बायोफिल्टर हमेशा बहुत अच्छा चलेगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि बायोफिल्टर का आपने वॉल्यूम ले लिया कोई एक, उसके अंदर बायोमीडिया ला के डाल दिया और उसमें एरेशन लगा दिया तो चलेगा नहीं। सबकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी तरह से आप समझिए, और अंततः इस बात पर सब कुछ निर्भर करेगा कि उसमें माइक्रोबियल कॉलोनी बनी है कि नहीं। अगर बनी है तो निश्चित रूप से काम करेगा, और भी पैरामीटर्स हैं उन्हें भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल और एल्कलिनिटी, पीएच, टेम्परेचर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रोबियल कॉलोनी जो है वो उसमें अच्छे मात्रा में बननी चाहिए, तभी आपका बायोफिल्टर अच्छी तरह से काम करेगा। तो अभी बहुत से टॉपिक हैं आरएएस में, सबको लेकर के हम लोग एक एक करके आएंगे। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।